नहीं करेगा। ये मैं आपको बता दूं, इसकी वजूहात हैं। वो क्या है? अब जब मैं इसने सोचा कि यार $22 अरब की तो सिर्फ नैब ने रिकवरी कर लिया और हमारे गैर मुल्की करेंसी के जो ज़खायर हैं वो मुश्किल से $18 बिलियन हैं, मांग मांग के थक गए हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। बहुत बातें की जा रही हैं कि मलक रियाज को सीसीडी के हवाले किया जा रहा है, उसका रेड वारंट जारी हो चुका है और इस तरह की बहुत सी ऐसी चीज़ें कि मलक रियाज और उनके बेटे गिरफ्तार हो चुके हैं, किसी भी वक्त पाकिस्तान ले आएंगे। और कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि बस अब पुलिस मुकाबले में पार होने वाले हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसे है? रेड वारंट का मतलब क्या है? क्या पाकिस्तान की हुकूमत मलक रियाज को वापस लाने में कामयाब हो जाएगी? क्या बहरिया टाउन मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुका है? समेत बहुत सी चीज़ों का आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। मलक रियाज, आपको पता है कि मलक रियाज का नाम जैसे ही आता है तो ताकत के ऐवानों तक आपकी सोच चली जाती है। आपको पता चलता है कि एक दौर था जब पिंडी और इस्लामाबाद के ताकतवर हलकों के अंदर मलक रियाज का बहुत ज़्यादा कंट्रोल था और वो यहाँ तक कि अपने जो मुलाजमीन रखते थे, वो उनके जो रैंक्स होते थे, वो भी बंदा सोच के परेशान हो जाता था। फिर हमें पता चला कि मलक रियाज ने इत्तफाक फाउंड्री की वो ज़मीन जो कि बैंकों को प्लज रखवाई गई थी और 5,900 करोड़ के करीब वो अमाउंट थी, वो बैंकों को कैसे दी। फिर जो इत्तफाक फाउंड्री की जगह है वहाँ पे आज भी बहरिया टाउन का बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ पे उसको किस तरीके से प्लाट बना के बेचा गया और वो अमाउंट किस तरह बैंकों को पे की गई, किस तरह सेटलमेंट की गई, किस तरह लंदन के अंदर फ्लैट्स लिए गए। फिर हमारे पास खबर आती है कि बहरिया टाउन लाहौर के अंदर बिलावल हाउस बन गया है, उस पर भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज उठी। फिर जब बहरिया टाउन कराची गया तो उस पर भी बहुत ज़्यादा बातें हमारे सामने आई। और फिर जब पीटीआई की हुकूमत आई तो फिर हीरे की अंगूठियों से लेके अल कादिर ट्रस्ट की ज़मीन, आप ये कह लें कि दान देने से लेके, सदका देने से लेके, गिफ्ट देने से लेके हर तरह की बातें हमारे सामने आई हैं। अब वो क्या हकीकत है, क्या उसके अंदर अफसाना है, ये एक लंबी बहस है। थोड़ा सा अगर टाइम मिला तो आपको बताऊंगा, लेकिन इस वक्त मैं आपको बता दूं कि जो नैब के सरबराह हैं उन्होंने गैर रस्मी गुफ्तगू के अंदर यह कहा कि हमने इंटरपोल के जरिए रेड नोटिस जारी कर दिया है। बेसिकली क्या है ये रेड नोटिस, इसको समझने की ज़रूरत है। ये एक दरख्वास्त है कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरफ से। ये कोई बैनुल अक़वामी वारंट गिरफ्तारी नहीं है, इस बात को आप समझ लें। और अभी आगे क्या मसले मसाइल होंगे, लोग तो ला के मलक रियाज को पार किए बैठे हैं, उनके बेटे को भी पार किए बैठे हैं, सीसीडी के हवाले किए बैठे हैं, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है। क्यों, ये मैं आपको अभी बता देता हूं। देखें, ये जो रेड नोटिस होता है ये हमेशा करप्शन की बुनियाद पर जारी किया जाता है और इसका मकसद ये होता है कि किसी भी शख्स को तलाश करना, उसकी हवालगी करना और कानूनी कार्रवाई तक आर्जी गिरफ्तारी। अब आपको पता है गोगी भट्ट को भी आर्जी गिरफ्तारी ली गई थी कानूनी कार्रवाई के लिए, लेकिन उसके बाद फिर जैसे ही वो पाकिस्तान आया तो उसको पार कर दिया गया। कैसे पार हुआ, उसके दोस्तों ने मारा, उसके साथियों ने मारा, ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल कि क्यों उसको कराची से लाहौर बरास्ता रोड लाने की कोशिश की गई, फ़्लाइट क्यों नहीं ली गई, ये बहुत से ऐसे सवालात हैं जो कि जन्म देते हैं, शक व शुबात पैदा करते हैं। उसके बाद अब जो है डीजी नैब ऑपरेशंस ने यह कहा है कि 900 बिलियन रुपीस की जो करप्शन की इंक्वायरी थी वो अब मुकम्मल हो चुकी है। अब हमने ये देखा है कि मलक रियाज के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के भी इल्ज़ाम आ रहे हैं और दीगर चीज़ों के इल्ज़ाम आ रहे हैं और दुबई साउथ के अंदर उन्होंने अल मकतूब एयरपोर्ट के करीब रहायशी और तजारती जो है प्रोजेक्ट एक स्टार्ट किया हुआ है और वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, वो इतना कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है और उसकी पहुंच कहां तक होगी ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, रेड नोटिस जो है वो उन लोगों के लिए जारी किया जाता है जो रुकन ममालिक होती हैं या किसी इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल को मतलूब होते हैं और रुकन ममालिक जो हैं वो गिरफ्तारी के लिए अपने कवानीन इस्तेमाल करते हैं। ये सबसे बड़ी बात है, ये बात आपको समझने की ज़रूरत है। इसको मैं आगे जाके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, अब इंटरपोल की जो फहरिस्त है आप जाके वेबसाइट के ऊपर चेक कर ले, वहाँ पे ना तो मलक रियाज का नाम है ना ही उनके बेटे का नाम पाया जाता है। ये अभी कहा यह जा रहा है कि ये गैर रस्मी गुफ्तगू है और गैर रस्मी गुफ्तगू के अंदर
किस हद तक कानूनी पेचीदगियों को मंजरेआम पर लाया गया है, किस हद तक सिर्फ डराने की हद तक मामलात को मीडिया पे रगेदने की हद तक जो है मामलात को रखा गया है, और किस हद तक जो है अमली कार्रवाई है। मैं इस बात पे यकीन रखता हूँ कि आप तारीख उठा के देख लें, 80 की दिहाई, 90 की दिहाई, 2000, 2005, मुशर्रफ का एहतसाब उस वक्त तक ही होता है जब तक आप ताकतवर हलकों की बात नहीं मानते। जब तक आप उनकी बात नहीं मानते आपका एहतसाब होता रहता है, और जब आप उनकी बात मान लेते हैं तो फिर उसमें से काफ लीग निकलती है और तमाम तर जितने भी केसेस वाले लोग होते हैं उनको ला के और एक पार्टी के अंदर बिठा दिया जाता है, पार्टियां बन जाती हैं। ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है। इससे पहले हमने ये देखा कि जितने इस आमिर आ चुके हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको एकदम से जमहूरियत का मरोड़ उठता है, और जमहूरियत का मरोड़ जब उठता है वो तमाम तर ऐसे अब मैं उनके लिए कोई बैड वर्ड नहीं यूज़ करना चाहता, लेकिन वो तमाम तर करप्शन ज़्यादा लोग जो कि किसी न किसी तरीके से किसी न किसी अदारे की तहवील में होते हैं या उनकी फाइलें उनकी तहवील में होती हैं, उनकी ट्विस्टिंग करके अपने मकासद हासिल कर लिए जाते हैं। यही वजह है कि हम आज तक इस मुल्क के अंदर एहतसाब नहीं हो सका। अब होगा क्या जी, ये बात समझ लें। दरख्वास्त करने वाला मुल्क जो है वो कहता है जी कि ये इख्तियारी है, ये पाकिस्तान के अंदर मतलूब है, या जो भी मुल्क इसको करे तो हमें ये बंदा चाहिए, और इंटरपोल जो है इसे गिरफ्तार करेगा। नहीं करेगा, ये मैं आपको बता दूं। इसकी वजूहात हैं। वो क्या है कि जिस मुल्क में वो मौजूद होता है और उसकी हदूद में होता है, वो अपनी अदालतों, अपने मुकम्मल कानूनी तहफ़्फ़ुज़ उसको फराहम करते हैं, और उसके बाद फैसला किया जाता है कि जनाब ये इस मुल्क में जाना है या नहीं जाना, इसको इसके हवाले किया है या नहीं किया। और ये भी कहा जा सकता है कि जनाब आप दुबई से लेके आए थे गोगी भट्ट को और आपने रास्ते में मार दिया, वहाँ पे अदालतों के अंदर ये कंसर्न शो किया जाए कि जनाब यहाँ पे तो कोई कानून नहीं है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, इसलिए आप हमें जो है इनके हवाले ना करें। ये बड़ी लंबी और दूर की बात बता रहा हूँ, अभी तो कहानी शुरू भी नहीं हुई है। और फिर ये दुबई की अदालतें फैसला करेंगी कि उन्होंने पाकिस्तान के हवाले करना है या नहीं करना। और ये जो हवालगी होती है, आप जितने मर्जी रेड वारंट जारी कर लें, आप यूरोप से, इंग्लैंड से, अमेरिका से बंदा ला के दिखाएं, बहुत मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। आप वो शहजाद अकबर जैसों को नहीं ला सके, आप इस समेत बेतहाशा लोगों की लाइनें लगी हुई हैं, आप उनको नहीं ला सके, आप आदिल राजा जैसों को नहीं ला सके। तो यहाँ पे मैटर करता है आपके रिलेशंस। हमारे दुबई के साथ मसाली रिलेशंस रहे हैं या हैं, इसका फैसला आने वाले चंद दिनों के में हो जाएगा। लेकिन इस वक्त जो हालात हैं और जो दुबई के हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर आपके सामने चीज़ें चल रही हैं, जिस तरह दुबई अपनी सिमत चेंज कर रहा है, ओपेक को छोड़ रहा है, सऊदी अरब को से फासला तय कर रहा है, अमेरिका और इसराइल से फासले कम कर रहा है, और भारत जैसे ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात बढ़ा रहा है, तो आपको यह बताने की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ पे क्या होगा। और बेसिकली अब ये जो सारे के सारा मामला होगा, ये अल-कादिर ट्रस्ट के अंदर इस वक्त मलक रियाज मफरूर हैं। उसके अलावा कराची के अंदर न्यू मरी प्रोजेक्ट के अंदर रावलपिंडी में इनके ऊपर सरकारी और निजी अराजी जो है उस पर कब्ज़े के हवाले से मामलात हैं। और हम ये देख रहे हैं कि इसी केस के अंदर इमरान खान को 14 साल की कैद हो चुकी है, इसके साथ ही बुशरा बीबी को 7 साल की कैद हो चुकी है, और ये चीज़ें अभी चल रही हैं। मामला ये है कि 190 मिलियन पाउंड जो यूके से आए थे, वो कहा जाता है कि इमरान खान के साथ इन्होंने साजबाज की, इमरान खान ने काबीना के थ्रू अप्रूवल दे दी, और वो जो 460 अरब रुपया जो है एडजस्ट करना था, साकिब निसार मेरे सामने केस लगा हुआ था, मलक रियाज आखिरी कोने के बेंच में अपने वो जो उनका कर्नल था उसके साथ बैठे हुए होते थे, और बस इंतज़ार कर रहे होते थे। 3-3 घंटे जो हैं वो पेशियाँ हो रही होती थी, हम भी किसी न किसी केस के चक्कर में वहाँ पे खड़े होते थे। ये उस वक्त मामला चल रहे थे, तो इनको वहाँ पे एडजस्ट कर दिया गया। और अब मलक रियाज ये कहते हैं कि भाई ये मुझे कह रहे हैं कि वादा माफ़ गवाह बन जाओ, और वादा माफ़ गवाह बनेंगे तो जनाब फिर ऐसे मैं वादा माफ़ गवाह नहीं बनूंगा। 35 साल के राज हैं और वो सबूतों के साथ मेरे पास महफूज हैं, तो फिर अगर वो निकलेंगे तो सबका भरम भी टूट जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इस वक्त चल रही हैं, और हम ये देख रहे हैं कि तकरीबन नैब ने जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 के अंदर बहुत ज़्यादा ये कहा जा रहा है कि जनाब 22 अरब डॉलर की रिकवरी कर ली है।
अब जब मैंने सोचा कि यार 22 अरब डॉलर की तो सिर्फ नैब ने रिकवरी कर लिया और हमारे गैर मुल्की करेंसी के जो ज़खायर हैं वो मुश्किल से 18 बिलियन डॉलर हैं, मांग मांग के थक गए हैं हम। 3-3.5 बिलियन डॉलर यूएई को देना था तो हमारे जनाब कड़ाके निकल गए, हमें सऊदी अरब से भी पैसे मांगने पड़े, हमें कतर से भी पैसे मांगने पड़े। तो ये क्या चक्कर है? तो पता चला कि जनाब 29 लाख एकड़ वो ज़मीन वागुजार करा ली, वो ज़मीन वागुजार करा ली, वो ज़मीन वागुजार करा ली, और 2026 के अंदर भी जनाब 2950 अरब रुपए की जो है ना रिकवरी हो चुकी है। अब वो रिकवरी हार्ड कैश की सूरत में है, डॉलरों की सूरत में है, या सिर्फ इसी तरह किसी न किसी ने किसी की ज़मीन पे कब्ज़ा किया हुआ था, वो कब्ज़ा ऐसे दबका मार के छुड़वा लिया, तो सिर्फ वही उसी हद तक ये सारे के सारे मामलात हैं। ये इस वक्त चल रहा है और इस बात में कोई शक नहीं कि मलक रियाज का 4 जो पावरफुल सर्कल्स हैं इस पाकिस्तान के अंदर, जिनमें 3 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, एक पीपल्स पार्टी, दूसरा मुस्लिम लीग नून और तीसरा पीटीआई, इन चारों से, चौथे का नाम नहीं ले सकता मैं, बहुत अच्छे ताल्लुकात थे या हैं या रह चुके हैं। तो अब ये सारी की सारी सूरत हाल है और मैं नहीं समझता कि दुबई इतने आराम से वापस करेगा। और सीसीडी जो है वो क्रिमिनल्स को पकड़ती है। करप्शन के केसेस के मामले में मैंने तो अभी तक कोई भी इनकाउंटर नहीं देखा। अगर कोई हो जाए, पहली बात तो यह है कि जब नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। जब मलक रियाज इनके हवाले आएगा, होगा, केसेस आएंगे, अदालत में फैसले होंगे, उसके बाद ये बातें होंगी। ये अभी तक सिर्फ और सिर्फ ड्रामे और कहानियाँ हैं, ये अभी इतनी जल्दी होने वाला नहीं है। यस, मैं ये समझता हूँ कि एहतसाब होना चाहिए इस मुल्क के अंदर, एक एक शख्स का होना चाहिए, लेकिन उस पर पॉलिटिकल एंगलिंग का इल्ज़ाम नहीं होना चाहिए। जिसको पकड़ लिया उसको छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे उसका किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ हो। ये नहीं कि जब आप इक़्तिदार में आएँ तो आपके सारे केस ख़त्म हो जाएं, जब आप अपोजिशन में जाएँ तो आपके सारे के सारे केसेस दोबारा खुल जाएँ। और ये मामला जो है ये चूहे बिल्ली का, ये हम देख रहे हैं दहाइयों से इस मुल्क के अंदर चलता आ रहा है। देखें कब तक ये मामला ख़त्म होगा, कब इस कौम के बारे में, इस नई जनरेशन के बारे में, इनकी नौकरियों के बारे में, इनके रोज़गार के बारे में, इनकी मुआशी हालात के बारे में सोचा जाएगा। क्योंकि इस वक्त मैं ये देख रहा हूँ कि शायद ही कोई नौकरी वाला शख्स होगा जो कि अपनी तनख्वाह के अंदर अपने घर के खर्चे पूरे करने के काबिल होगा। इस हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, आइंदा तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।